गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सॉलिड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था, दोनों की सॉलिबिलिटीज़ को। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का वो रहेगा आपका हेनरी लॉ and its applications। क्या आपका हेनरी लॉ होगा, उसे हम कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में रहेगा आज का हमारा अपना लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने हेनरी लॉ को देख लिया था, साथ में इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर लिया था, बट आज के लेक्चर में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज हेनरी लॉ। सबसे पहले बात करेंगे हेनरी लॉ होगा क्या। तो जो बुक्स में आपको यहाँ पे डेफिनेशन गिवन होती है वो हेनरी लॉ की होती है ये, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली proportional to the partial pressure of that gas above surface of liquid। मीन मतलब सीधा सा है कि जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैसेस के पार्शियल प्रेशर की। यानी कि हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, उसी गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उतनी ही वो क्या होगी, आपकी गैस उस लिक्विड में क्या होगी, डिसॉल्व होगी या सॉल्युबल होगी। ये आपको दिया था रिलेशन किसने, हेनरी लॉ ने। क्या कहा था, सपोज कीजिए आपके पास में कोई एक लिक्विड है, इस लिक्विड में कुछ गैसेस के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। इस पे आपने लगाना स्टार्ट किया पिस्टन से क्या, प्रेशर। तो जितना आप इस पर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, उतना ही ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस में कि जितना प्रेशर आप इन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा ये आपके गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं, मतलब इनका जितना पार्शियल प्रेशर हाई होगा उतने ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी अगर हम कहें तो इन्होंने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है उसको किस टर्म में कंसिडर किया, मास ऑफ गैस। और मास ऑफ गैस को हम क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से। ठीक है, यानी मास का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गैसेस के आपको गिवन है उनका टोटल मास। अब मास क्या होगा, मास को हम मोल फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा इट मीन्स उतना ही ज़्यादा गैसेस का क्या होगा, वहाँ पे मास होगा। तो मास ऑफ गैस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से। तो एक और यहाँ पे डेफिनेशन जो बन जाती है आपकी, वो क्या बन जाती है, देखिए ये बन जाती है, the partial pressure of gases is directly proportional to the mole fraction of gases molecule, या you can say मास ऑफ गैस। आप इसे मास ऑफ गैस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से भी कह सकते हैं। अब चाहे तो डेफिनेशन को ये भी बोल सकते हैं
द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल या मास ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब इसका मीनिंग जो है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका P जो है यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, P क्या है यहाँ पे आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शंस के, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो ये है आपका हेनरी लॉ। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा फील कीजिए कि ये क्या कहना चाहता है आपसे कि मोल फ्रैक्शन जो है या मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। सपोज कीजिए यहाँ पे दो डायग्राम यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूँ, दोनों से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हेनरी लॉ क्या है। यहाँ पे लिक्विड है आपके पास में, यहाँ पे गैसेस के मान लीजिए मॉलिक्यूल है आपके पास में इतने, सपोज कीजिए 3 to 5 मोल्स आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब एक बात बताइए कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहाँ पर होगा, सही है, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस यहाँ पर है उतने ही गैसेस के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर। क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर। समझे कि नहीं समझे? तो यही तो हुआ। अब सपोज कीजिए दूसरे डायग्राम में देखिए फटाफट से, क्या है आपका, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल क्या हैं, मोर हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट वन के। तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इंक्रीज हुए तो इन गैसेस के द्वारा जो आपका यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा किस पे, लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, मोर प्रेशर अप्लाई। क्यों, बिकॉज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्या समझ में आया आपको यहाँ पे? यहां पर आपको यह समझ में आया होगा कि जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस आपके इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया आपका, मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस यहाँ पे इंक्रीज होंगे ये गैसेस के मॉलिक्यूल उतना ही पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये करेंगे किसके ऊपर अप्लाई, लिक्विड की सरफेस पर। अगर यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है, तो 5 मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर जो लिक्विड पे लगेगा वो, या फिर 10 मॉलिक्यूल का जो पार्शियल प्रेशर लिक्विड पे लगेगा वो, दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा आपका, ये वाला। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके गैसेस के मॉलिक्यूल के इंक्रीज होंगे उतना ही इन मॉलिक्यूल से पार्शियल प्रेशर किस पे अप्लाई होगा, लिक्विड की सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस की, कि जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस आपके इंक्रीज होंगे उतना ही ये गैसेस मॉलिक्यूल इन लिक्विड के सरफेस पे क्या अप्लाई कर पाएंगे, पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। समझ गए? तो यही हमने यहाँ पे कहा कि पार्शियल प्रेशर जो होगा गैसेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शंस के। मोल फ्रैक्शन मतलब वही नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस के, यानी कि मास ऑफ गैसेस के। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन होती है आपकी हेनरी लॉ की। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। क्या कहा, सिंपल सी बात है कि जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस यहाँ पे आपके इंक्रीज होंगे तो मास ऑफ गैस बढ़ेगा, और मास ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे यहाँ पे, यानी मास इंक्रीज हुआ, उतना ही ये लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये था आपका लॉ, इसको फील किया आपने, समझा इसको कि क्या होता है आपका हेनरी लॉ। समझ गए? तो चलिए यहाँ से जैसे अपन यहाँ पे प्रेशर जो है यानी प्रोपोर्शनल का सिंबल है वो हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एच। ठीक है, के एच यहाँ पे क्या होगा आपका, के एच जो है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या है आपका, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी जितना पार्शियल प्रेशर आप लगाएंगे, ठीक है, या जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके गैस के मॉलिक्यूल के होंगे वो लिक्विड की सरफेस पे उतना ही पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है बेटा ईच कंपोनेंट या ईच मोल ऑफ गैसेस का लगने वाला प्रेशर जो किस पे लग रहा है, लिक्विड की सरफेस पर। क्या टोटल प्रेशर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पार्शियल प्रेशर की बात की जा रही है, क्योंकि टोटल प्रेशर तो क्या होता है,
टोटल प्रेशर तो ईच कंपोनेंट जो प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड की सरफेस पे उन सब का टोटल कर देंगे तो वो टोटल प्रेशर होगा। पार्शियल क्या होगा, किसी एक मोल ऑफ गैसेस का जो प्रेशर है जो अप्लाई हो रहा है लिक्विड की सरफेस पे वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो जैसे यहाँ से अपन क्या हटाएंगे, प्रपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है KH। KH यहाँ पे क्या होगा आपका, KH हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट, H फॉर हेनरी, K फॉर कांस्टेंट, तो ये हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा। X आपको पता ही क्या है, X यहाँ पर क्या है आपका, आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन है। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और P क्या है, P आपको पता होगा पार्शियल प्रेशर है। क्या है, पार्शियल प्रेशर है जो अप्लाई हो रहा है किस पर, लिक्विड की सरफेस पे। किसके द्वारा अप्लाई हो रहा है, इट इज अप्लाइड बाय गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक है, जो अप्लाई हो रहा है लिक्विड की सरफेस पे। दिस इज ऑल अबाउट हेनरी लॉ। यहाँ पे दो डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, एक ये कि जितने भी यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन्हीं के पार्शियल प्रेशर के जो वो अप्लाई करते हैं किस पे, लिक्विड की सरफेस पर। ठीक है, यही कह सकते हैं कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है या मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस के जो अप्लाई होता है किस पे, लिक्विड की सरफेस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में हेनरी लॉ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हेनरी कांस्टेंट को भी, KH। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेनरी लॉ। इस पे 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन जो है वो ईच एंड एवरी टाइम आपके CBSE एग्जाम या RBSE एग्जाम बोर्ड में आपको देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फटाफट, अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि आप हेनरी कांस्टेंट को कैलकुलेट करें तो क्या रहेगा आपके पास में, मान लीजिए यहाँ से आप चाहते हैं कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू P अपॉन KH। ये हमारे पास में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। क्योंकि इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है आपके NCERT की इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। उसमें आपको क्वांटिटी ऑफ गैस पूछी गई है। मान लीजिए कोई एक न्यूमेरिकल आपके पास गिवन है इस तरह का, जहाँ पे आपको प्रेशर और साथ में आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो और साथ में आपसे पूछ ले कि उस गैसेस का मास क्या है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन क्या है, उस गैस की क्वांटिटी क्या है, 3 तरह की बातें पूछ ले तो वहां पे आपसे क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अपन 2 चीजें निकाल लेते हैं। फटाफट से फैक्टर्स देख लेते हैं इसके, जो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा दी थी वैसे तो, लेकिन एक बार देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे। हेनरी कांस्टेंट की जो रिलेशन है आपकी मोल फ्रैक्शन के साथ वो कैसी आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब आप KH की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। और मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है ये हमें पता ही है, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है आपको। चलिए देखिए फटाफट से इसको देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं द वैल्यू ऑफ सम गैस हेनरी कांस्टेंट ऑफ सम गैसेस एट 293 बोल सकते हो या 298 केल्विन बोल दो, यानी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये वैल्यू जो है वो डायरेक्टली डेटा आपको यहाँ से बुक से दे रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे दिया हुआ है H2 की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 169.9 के आसपास। ठीक है, अच्छा बात करें अगर अपन KH की तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही होती है जो यूनिट आपकी होती है किसकी, प्रेशर की। इट मे बी ATM, इट मे बी बार, इट मे बी mmHg। ठीक है, इट मे बी आपका किलो बार, कोई भी यूनिट जो प्रेशर की यूनिट होती है, टोर, ठीक है, पास्कल, ये सब यूनिट्स जो होती है प्रेशर की वो यूनिट ही किसकी होती है, KH की। मतलब KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आपको KH की वैल्यू दे रखी है हेनरी कांस्टेंट की, यहाँ पे आपको गैसेस मॉलिक्यूल दे रखे हैं H2। ठीक है, सॉरी ये दे रखा था आपको हीलियम गैस के लिए, H2 के लिए आपको दे रखी थी वैल्यू लगभग 69 पॉइंट समथिंग, यानी कि आप 70 मान सकते हैं इसको। ठीक है,
और O2 गैस के लिए जो वैल्यू आपको दे रखी थी वो दे रखी है आपको वहाँ पे बुक में 39 पॉइंट समथिंग दे रखी है, यानी कि आपके लगभग 40 मान सकते हो। ठीक है, ATM में ये वैल्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपको वैल्यूज गिवन है KH यानी हेनरी कांस्टेंट की इन गैसेस के लिए। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो फटाफट से, हीलियम गैस जो है उसके लिए KH की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर KH की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, क्या जानते हैं हम कि प्रेशर अगर लो हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये वाटर के अंदर कैसी गैस आपकी, इनसॉल्युबल गैस है। मतलब ये है कि वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं नेचर ऑफ गैसेस के हिसाब से, कि जो गैसेस आपकी होंगी पोलर वो वाटर में सोल्यूबल होंगी, और जो गैसेस आपकी नॉन पोलर होती हैं वो वाटर में क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती है। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लाइक HCl, अमोनिया, SO2 गैस, ये आपकी हाईली सोल्यूबल है, ये सब गैसेस आपकी लो सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें डेटा से देखना है अगर हमें मान लीजिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई होती है, तो हेनरी कांस्टेंट का रिलेशन मोल फ्रैक्शन से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से। और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैसेस के पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो गैस तो नहीं क्या होगी, सॉल्युबल होगी। प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि हीलियम की KH वैल्यू काफ़ी हाई है, तो मोल फ्रैक्शन कम हुआ, प्रेशर लो हुआ। प्रेशर अगर लो हुआ तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, इसलिए ये क्या है, इनसॉल्युबल। बात करें H2 गैस की, तो H2 गैस की इस वैल्यू जो है H वैल्यू, KH वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, तो इसे हम कह सकते हैं ये आपकी सॉल्युबल है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि आपकी थोड़ी हाईली सोल्यूबल है। अगर मतलब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे KH की वैल्यू सबसे लो किसके लिए है, O2 के लिए। अगर KH की वैल्यू लो हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये डेटा के भी ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप आ जाती है आपके पास में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ गैस के साथ रिलेशनशिप हो जाता है। अब दूसरा रिलेशनशिप जो हमारे पास आता है वो आता है किसका, टेम्परेचर का। ये भी मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, केवल डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल KH के साथ इनके रिलेशनशिप बता रहा हूँ, हेनरी कांस्टेंट के साथ, कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज। और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो x के साथ क्या है आपकी, इनवर्सली, तो x डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशनशिप आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम क्या देख रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब भी हमारे पास में मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू कम हो जाती है, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इस डेटा को भी आप अपनी बुक से देख सकते हैं, NCERT की बुक में आपको गिवन है 293 केल्विन टेम्परेचर पे भी और 298 केल्विन टेम्परेचर पे भी। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाती है। ठीक है, और अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया था, कौन सा वाला, एक्वेटिक एनिमल्स वाला। प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो आपके कोल्ड वाटर को प्रीफर करते हैं या कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द हॉट वाटर के, क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, लो है। दैट्स वाई वहाँ पे आपके एक्वेटिक एनिमल कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं एक बार एक न्यूमेरिकल जो बेस्ड है इस फॉर्मूले पर। ठीक है, चलिए तो चलिए न्यूमेरिकल जो हमारे पास में यहाँ पे है वो न्यूमेरिकल क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है आपके पास, द हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2 गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर। क्वेश्चन जो है वो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT का ही, इसे सॉल्व करवा रहा हूं मैं यहाँ पे आपके। CO2 gas at 298 Kelvin is 1.67 into 10 to power 8 पास्कल। यानी यहाँ पे आपको जो हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू गिवन है वो किस में गिवन है, पास्कल में गिवन है। ठीक है,
देन कैलकुलेट क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मास कैलकुलेट करना है। मास मतलब वही मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए आपको ये बात। देन कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस इन 500 ml soda water when it is packed at 2.5 atm pressure, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर या एंड कांस्टेंट टेम्परेचर आप बोल सकते हो, यानी कि 298 केल्विन पर, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल रहा कि आपको KH की वैल्यू गिवन है हेनरी कांस्टेंट की पास्कल में, ठीक है। CO2 गैस को आपने क्लोज किया किस पे, 2.5 atm प्रेशर पर, ठीक है। कितने में किया है, 500 ml वाटर में। तो आपको क्वांटिटी निकालनी है CO2 गैस की, यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेना है। तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास में क्या है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का, कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है आपका P/KH। अब दोनों की वैल्यू जो है उनकी जो आपको यहाँ पे गिवन है यूनिट, वो एक ATM में गिवन है, एक आपके पास्कल में। तो पास्कल में चेंज कर लेते हैं, हमें पता होना चाहिए 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁻⁸ यानी कि 1 ATM की यूनिट हमारे पास में जो होती है, टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁸ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या जाएगा हमारे पास में P/KH। चलिए निकाल लेते हैं। अब हमारे पास में मोल फ्रैक्शन जो हमें कैलकुलेट करना है, इससे पहले देखिए हमारे पास में फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका, P/KH होता है हमारे पास में, ठीक है। प्रेशर जो हमारे पास गिवन है वो 2.5 गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, ये हमारे पास में जो होगा, अभी देख ले, एक मिनट 1 ATM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, KH की वैल्यू में गिवन है ऑलरेडी 1.67 इंटू 10⁸ इंटू x यानी कि मोल फ्रैक्शन जो हमें पता नहीं है कितना होगा हमारे पास में, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो हमें यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास हो जाएगा P/KH, यानी P की वैल्यू हमारे पास में ये ऑलरेडी है 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸। अब बात करते हैं हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमें अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट यहाँ पे कौन है जिसका हमें कैलकुलेट करना है, वो आपका CO2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸ ठीक है। अब बात करें नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 की और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O की। तो H2O यहाँ पे क्या आपके पास सॉल्वेंट है और ये क्या आपके पास सोल्यूट है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी CO2 जो है उसके मोल्स जो हैं वो वाटर के मोल से क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर से बहुत लो होने की वजह से इसे हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल, क्योंकि
इसकी कंसंट्रेशन या इसकी मोल्स जो है वाटर के कंपेरेटिव में क्या है, बहुत कम है। ऊपर नहीं करेंगे, नीचे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन वाटर के साथ में कि वाटर के कंपेरेटिवली आपके CO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लो है काफ़ी, ठीक है, इसलिए इसे नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास बच जाता है NCO2 अपॉन NH2, नंबर ऑफ मोल H2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸8। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालते हैं तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें पता नहीं है तो क्या मान लेंगे x, और मोलर मास CO2 को निकालेंगे तो 12 प्लस 16 इंटू 32 यानी कि 44 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। वाटर के मोल निकालने हैं, गिवन मास कितना है इसका, गिवन मास तो हमें गिवन नहीं है लेकिन 500 ml है। हमें पता है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो 500 ml कितना हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 500 ग्राम हो जाएगी। तो ये गिवन मास हो गया आपके पास 500 ग्राम, डिवाइड बाय वाटर का आपको पता है 18 होता है मोलर मास, इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय 1.67 10⁸8। यहाँ से क्या निकालना है अपन को, x कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे फटाफट से, हमारे पास में क्या जाएगा, हमारे पास में यहाँ पे x आ जाता है, x इज इक्वल टू, x को यहाँ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸8 इंटू 500 अपॉन 18 इंटू 44 निकाल लेंगे, हमारे पास 1.8 ग्राम के आसपास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे फटाफट से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। इसमें करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा, 118 की वैल्यू होगी यहाँ पे 10⁵, ठीक है। 1.013 इंटू 10⁵ होती है आपकी 118 इज इक्वल टू पास्कल में। इसे चेंज कर लीजिएगा, बाकी सब अपना सही है। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन, आपके पास में कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। कि हमें पता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, KH(x). यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन यानी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी, मोल फ्रैक्शन को इस तरफ ले आएंगे, x इज इक्वल टू प्रेशर हमें ऑलरेडी किसमें गिवन है 2.5 ATM, जबकि ये गिवन आपको पास्कल में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ATM को पास्कल में चेंज कर लेंगे। इसके लिए 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है 1.013 10⁵, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे। x क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ऑल कंपोनेंट हमारे पास में कौन कौन से हैं, CO2 वाटर, और यहाँ पे ले लिया CO2। वाटर के कंपैरिजन में इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू काफ़ी लो आ रही है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। हम यहाँ से निकाल लेंगे दोनों के मोल्स, x निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास में आंसर कितना जाएगा 1.8 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप। और अब देख लेते हैं आगे, हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का है वो हेनरी लॉ तो कंप्लीट हो चुका है। अब इस देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस को, कि हम हेनरी लॉ को कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास होती है। चलिए देखिए, एप्लीकेशंस की बात करेंगे हेनरी लॉ की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है CBSE के अंदर। देखिए फर्स्ट, ये एग्जाम्पल मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, अभी बता रहा हूँ आपको। जो हमारे पास में सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, उसमें CO2 को डिसॉल्व करने के लिए, CO2 को डिसॉल्व करने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए उसे हाई प्रेशर पे क्लोज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा
कि जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक देखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को हाई प्रेशर पे क्लोज करके रखा होता है उसकी कैप को, ताकि उसमें जो प्रेजेंट CO2 गैस है वो उसके अंदर ड्रिंक के साथ में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। हमने देखा होगा कि जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक के कैप को ओपन करते हैं तो हमें CO2 गैस निकलती दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज CO2 गैस इज इवॉल्व ड्यू टू व्हेन एवर वी रिलीज प्रेशर। जैसे हम प्रेशर को लो कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, आपकी लो हो जाएगी। हमने पढ़ा है ना कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो जैसे प्रेशर को हमने लो किया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो गई, कम, तो वो CO2 गैस आपको इवॉल्व होते हुए दिखती है। ठीक है, लेकिन जब तक वो हाई प्रेशर पे क्लोज रहती है तब तक CO2 गैस होगी वो आपकी क्या रहेगी, डिजोल्व। तो ये हेनरी लॉ की आप फर्स्ट एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि जब प्रेशर हाई रखेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है। तो इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया है। इसकी एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कि सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस को डिजोल्व करने के लिए इसे हाई प्रेशर पे क्लोज किया जाता है। नंबर 2 एप्लीकेशन आप देखते हैं स्कूबा डाइवर्स की। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो क्या होता है, आपके गोताखोर। आपने देखा होगा कि जब भी वो आपके अंडर वाटर जाते हैं तो अंडर वाटर जाते वक्त आपने देखा होगा कि उनके बैक साइड पे आपका एक टैंक होता है जिसे बोलते हैं गैस टैंक। ठीक है, जिसे वो यहाँ पे लगाते हैं और वाटर के अंदर जो उनको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होती है वो उसी से वो यूज़ करते हैं। जैसे ही वो अंडर वाटर जाते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, आपका हाई होता है। अब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहेंगे, प्रेशर अगर हाई होगा तो वहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होगी, हाई होगी। इसका मतलब जब वो आपके अंडर वाटर होते हैं स्कूबा डाइवर्स तो वहाँ पे जो गैसेस की सॉलिबिलिटी है उनकी बॉडी में वो क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, तो यानी गैस जो है वो आपका फ्लूइड के साथ में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा आपका इजीली। ठीक है, अब गैसेस वहाँ पे कौन कौन सी, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये सब गैसेस हैं। अब उनमें से आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो तो आपकी यूज होती है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमें पता है हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है, इस चीज़ की। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज आ जाएगी। अब धीरे धीरे वो स्कूबा डाइवर्स क्या होंगे, जैसे अंडर वाटर थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक तो आपके क्या है, वहाँ पे प्रेशर हाई है तो वो गैसेस आपकी बॉडी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं फ्लूइड या प्लाज्मा या फिर ब्लड के साथ में। अब जैसे ही वो ऊपर की ओर आते हैं वापस से, ठीक है, जैसे ही ऊपर की ओर आएंगे तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपकी जो N2 गैस है, O2 गैस तो क्या हुआ, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट N2 गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आने की ट्राई करती है। क्यों करेगी बताओ? ऑब्वियसली जब वहाँ पे प्रेशर हाई था तब तक तो N2 गैस आपकी बॉडी में डिजोल्व है, इजीली सॉल्युबल है, क्योंकि प्रेशर जब हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे वो वापस अपने मूव करते हैं ऊपर की ओर स्कूबा डाइवर्स, तो वहाँ पे अब धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो गई, वापस से डिक्रीज हुई। तो अब N2 गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर आती है जो ब्लॉक कर देती है किसको, कैपिलरीज को। जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे उनकी ब्लॉकिंग आ जाती है, जिससे आपको एक मेडिकल इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं बैंड्स। यानी एक तरह से जब वो गैस बबल्स के फॉर्म में कैपिलरीज को डैमेज करती है, कैपिलरीज को ब्लॉक करती है, ब्लड कैपिलरीज को, तो आपको एक बहुत ज़्यादा आर्क पेन प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है ना, कभी कभी इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड्स। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, टैंक को जो है वो डाइल्यूट करते हैं, किसके साथ, हीलियम गैस के साथ में डाइल्यूट किया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के अब जो गैस टैंक में गैसेस यूज़ की जाती हैं वो 3 गैसेस का मिक्सर होता है, N2 भी, O2 भी और साथ में हीलियम गैसेस भी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलती है हेनरी लॉस की। नंबर 3 एप्लीकेशन वो होती है आपकी ये कि जब भी हम हाई अल्टीट्यूड पे मूव करते हैं, किस पे मूव करते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे, समझ गए होंगे। लाइक जो अपने हिल स्टेशंस होते हैं, ठीक है, जब अपन ऊपर की ओर मूव करते हैं हाई हिल स्टेशन पर, तो वहाँ पर आपको पता होगा प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, आपका लो होता है। तो प्रेशर लो होने से उस एटमॉस्फेयर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होंगी, लो। यानी वहाँ पे ऑक्सीजन जो है
उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाती है। रीज़न समझ में आया आपको? जैसे हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर लो होने की वजह से अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या है, कम है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो वहाँ पे जो भी पीपल्स रहते हैं, वहाँ पे जो भी आपका ह्यूमन बीइंग है वो उसको ना इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो गई है, इसलिए वहाँ पे आपको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मिलेगा अमाउंट। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर मिलती है तो वहाँ के लोग जो हैं उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? थिंकिंग एबिलिटी है, वो आपकी लो हो जाती है। ठीक है, ये सिम्टम्स वहाँ के लोगों में देखने को मिलता है जो हिल स्टेशन पे रहते हैं। ड्यू टू ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन वहाँ के लोगों में वो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। और इस डिजीज़ को या सिम्टम जिनमें देखने को मिलते हैं उसे हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया डिजीज़। ठीक है, तो ये टोटल 3 एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। हेनरी लॉ की सॉफ्ट ड्रिंक, हाई प्रेशर पे क्लोज किया जाएगा। स्कूबा डाइवर्स जब वाटर के अंदर होते हैं तो प्रेशर हाई होने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी फ्लूइड के साथ ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ऊपर आते हैं तो N2 गैस बबल के फॉर्म में कैपिलरीज को ब्लॉक करती है, जिससे कि आपको बेंड्स हो सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हीलियम के साथ में से डाइल्यूट किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के पास प्रेशर क्या होगा? जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है वहाँ प्रेशर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी, तो वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कम होने से वहाँ पे रहने वाले लोगों को इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगा, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। बोन्स या जो उनकी मसल्स होती हैं वो भी वीक पड़ जाती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स वाले डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया डिजीज बोलते हैं। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ विच इज़ मेंशन इन योर सिलेबस। ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस की बात हम पहले कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत लो प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, जो गैस हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड में उससे रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा सॉलिबिलिटी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर की जो बात करेंगे उसमें हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे, साथ में राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। फर्दर मोर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस के लिए आप हमें टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन जो है वो हम लोग आपके साथ में पूरे साल भर शेयर करते रहें। चलिए, थैंक यू।